आपको कल बतानी चाहिए थी, क्योंकि यह खबर तबाही है। क्या आप जानते हैं कि जंग की शुरुआत में 40 दिन चली इस जंग की शुरुआत में ईरान के F-5 फाइटर जेट ने ऐसी तबाही मचाई थी कुवैत में अमेरिकी कैंप ब्योरिंग बेस में कि उसने जंग की तस्वीर बदल दी थी। मगर कल दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हमला हो गया था, जिसके चलते मेरी सारी तवज्जो, सारा ध्यान जो है वो उस खबर पर था। मगर आप जानते हैं, जब कोई खबर मैं आपके सामने एक दिन देरी के साथ भी लाता हूं तो पूरे एनालिसिस के साथ। और खबर सिर्फ यह नहीं है कि किस तरह से F-5 ने जंग की तस्वीर शुरू में ही बदल दी थी, खबर यह भी है कि अब कई अमेरिकी चैनल्स कह रहे हैं कि यह जंग अमेरिका और इस्राएल को आर्थिक तौर पर बर्बाद कर देगा। इसकी चर्चा होगी दोस्तों, मगर सबसे पहले वो खबर जिसने तबाही मचा दी है, गौर फरमाएं। ईरान का F फाइटर जेट युद्ध की शुरुआत में कुवैत में अमेरिकी बेस पर बम गिराने में सफल, कह रहा है एनबीसी और दूसरी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि ईरान का F-5 फाइटर जेट युद्ध के शुरुआती दिनों में कुवैत के कैंप ब्योरिंग बेस पर हमला करने में कामयाब रहा और उसने एयर डिफेंस सिस्टम को भी पार कर दिया। इसे कई सालों में पहली बार बताया जा रहा है जब किसी दुश्मन के फिक्स्ड विंग यानी फाइटर जेट ने सीधे अमेरिकी सैन्य बेस पर हमला किया है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं सरल लफ्जों में एनबीसी की रिपोर्ट दरअसल कहती क्या है, गौर फरमाएं। एनबीसी और दूसरी रिपोर्ट्स के अनुसार युद्ध के शुरुआती दिनों में एक ईरानी F-5 फाइटर जेट ने कुवैत में कैंप ब्योरिंग पर बम गिराया, जबकि वहां मजबूत एयर डिफेंस मौजूद था। यह जानकारी अमेरिकी अधिकारियों और कुछ थिंक टैंक्स जैसे अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट पर आधारित बताया जा रहा है। रिपोर्ट में यह भी कहा जा रहा है कि ईरान ने खाड़ी क्षेत्र में 7 देशों के 11 बेसिस पर 100 से ज्यादा हमले किए, जिनमें हैंगर, रडार, कम्युनिकेशन सिस्टम आदि को नुकसान हुआ है। लेकिन अभी कुछ बातें साफ नहीं हैं। अमेरिकी रक्षा विभाग यानी पेंटागन ने अभी तक इस हमले की पूरी डिटेल खुलकर कंफर्म नहीं की है। ज्यादातर जानकारी एनोनिमस अधिकारियों और रिपोर्ट्स पर आधारित है। कोई पुख्ता सबूत जैसे सैटेलाइट इमेज या फोटो अभी सार्वजनिक नहीं किए गए हैं, जिससे यह पूरी तरह स्वतंत्र रूप से वेरीफाई हो सके। मगर आप जानते हैं दोस्तों, अगर खबर झूठी होती तो अब तक पेंटागन ने इसे फेक न्यूज बता दिया होता। अब तक डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बवाल कर दिया होता। जी हां, कम से कम भारत के मुकाबले डोनाल्ड ट्रंप प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करते हैं, मगर इस खबर को अमेरिका ने नजरअंदाज नहीं किया है, खारिज नहीं किया है। अब हमें समझना पड़ेगा दोस्तों, जिस तरह से जंग की शुरुआत में एक F-5 फाइटर जेट कुवैत के कैंप ब्योरिंग, जो कि एक अमेरिकी बेस है, उस पर हमला करता है, वो कहीं ना कहीं पूरे जंग की दिशा बदल देता है। और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उसके बाद अमेरिका लगातार डिफेंसिव पर दिखाई दिया। इस मंच पर मैंने आपको कई बार बताया है किस तरह से थर्ड सिस्टम्स पर हमला किया। वहां का रेडार पूरी तरह से तबाह कर दिया गया, यानी कि वहां के जो रेडार्स थे उन्हें इस कदर नुकसान पहुंचा कि अमेरिकी जो सिस्टम्स थे वो इस बात का मुआयना नहीं कर पाए कि हमें ईरान पर कहां कहां टारगेट करना है। नतीजा, अमेरिका वहां के बच्चों को मार रहा था, वहां के सिविलियन इलाकों को टारगेट कर रहा था। यह अमेरिका की बौखलाहट बताता है। मगर सरल लफ्जों में हमें यह जानना पड़ेगा दोस्तों कि इसके मायने क्या हैं, और अब मैं आपको वो समझाने जा रहा हूं, गौर फरमाएं। यह घटना इतनी बड़ी क्यों मानी जा रही है? नंबर 1, F-5 जैसा पुराना विमान। F-5 एक बहुत पुराना 1960s और 70s का अमेरिकी डिजाइन वाला फाइटर जेट है, जो आज के मॉडर्न स्टेल्थ जेट्स जितना एडवांस नहीं है। इसमें स्टेल्थ नहीं है, रडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर भी सीमित यानी लिमिटेड है। फिर भी अगर ऐसा जेट अमेरिकी एयर डिफेंस को पार कर जाए तो यह बहुत बड़ा संकेत है। दोस्तों समझ रहे हैं आप, 1960s और 70s का यह जेट है F-5। बावजूद इसके ये कुवैत के कैंप ब्योरिंग पर हमला कर रहा है, एयर डिफेंसेस को पार कर रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, पीट हेग्सेथ जो अब तक ये बता रहे थे कि हमने उनके एयरफोर्स को तबाह कर दिया है, नेवी को तबाह कर दिया है, ये सब झूठ था। क्योंकि आप साफ तौर पर ईरानी फाइटर पायलट्स का जज्बा देख रहे थे। 1960s और 70s के डिजाइन का एक प्लेन डिफेंसेस को पार करता है और कैंप ब्योरिंग को तबाह कर देता है। यह अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। आगे
एयर डिफेंस में कमजोरी दिखना, कैंप ब्योरिंग जैसे बेस पर आमतौर पर यह सब होता है। क्या क्या? पेट्रियट मिसाइल सिस्टम, शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस, एडवांस रेडर और सर्वेलांस। फिर भी अगर F5 अंदर घुसकर बम गिरा देता है तो इसका मतलब एयर डिफेंस 100% सुरक्षित नहीं है। मल्टी अटैक यानी ड्रोन, मिसाइल, जेट में सिस्टम ओवरलोड हो सकता है। यानी कि पेट्रियट बकवास, थर्ड सिस्टम बकवास, ईरान ने सबको बकवास कर दिया है। और स्वाभाविक सी बात है कि इसका रणनीतिक और मनोवैज्ञानिक असर भी पड़ेगा। क्या? गौर फरमाएं। रिपोर्ट कहती है कि कई सालों में पहली बार हुआ है कि किसी दुश्मन के फाइटर जेट ने अमेरिकी बेस को हिट किया। इससे ईरान को एक बड़ा प्रोपेगेंडा फायदा मिलता है कि उसने मजबूत अमेरिकी सुरक्षा को ब्रीच कर दिया। अमेरिका के लिए एक वार्निंग है कि उसकी बेस सुरक्षा में गैप्स हो सकते हैं। युद्ध के तरीकों में बदलाव। यह घटना दिखाती है कि सिर्फ मिसाइल और ड्रोन ही नहीं, पुराने फाइटर जेट भी काम के हो सकते हैं। अगर सही टाइमिंग और स्ट्रैटेजी हो तो पुराने हथियार भी इफेक्टिव हो सकते हैं। यानी कि भविष्य में मिक्स्ड अटैक्स होंगे, मिसाइल्स प्लस ड्रोन्स प्लस जेट्स, और ये बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकते हैं। मैंने कहा ना दोस्तों, ईरान का जज्बा, इसका कोई जवाब अमेरिका और इस्राइल के पास नहीं था। इसलिए F5 जैसा पुराना फाइटर जेट भी इस कदर तबाही मचा रहा था। आसान लफ्जों में गौर फरमाएं, बड़ा मुद्दा यह है कि एक पुराना जेट भी एडवांस एयर डिफेंस को पार कर रहा है। इससे साफ है कि मॉडर्न युद्ध में डिफेंस सिस्टम भी वल्नरेबल है और टैक्टिक्स ज्यादा मायने रखते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि NBC की यह न्यूज हर जगह छाई हुई है। RT.com ने इस बात का जिक्र किया, उसी तरह से प्रेस टेलीविजन ने भी इस बात का जिक्र किया है। और इसी मंच पर याद कीजिएगा दोस्तों, मैंने आपको बताया था हैदर 110, यह है ईरानी वॉरबोट, दुनिया में सबसे ज्यादा तेज चलने वाली वॉरबोट। यह वॉरबोट अमेरिकी वॉरबोट से ज्यादा तेज चलती है, 203 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर डोनाल्ड ट्रंप हॉर्मुज पर हमला करते हैं तो आप जानते हैं वहां क्या तबाही मचने वाली है, किस तरह से हैदर 110 तबाही मचाएगा। और बात वहां नहीं रुकती, क्योंकि क्या कहा था पीट हेग्सेथ ने, हमने उनकी नेवी को तबाह कर दिया है, वो समुद्र के गर्त में है, मगर हैदर 110 अगर मैदान में या कहा जाए समुद्र में उतरती है तो आप भी जानते हैं किस कदर तबाही मचने वाली है। यानी कि ईरान की वॉर स्ट्रैटेजी में साफ तौर पर दो चीजें दिखाई देती हैं। पहला, एक तरफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे हैदर 110, और दूसरी तरफ F5 फाइटर जेट्स 1960s और 70s की टेक्नोलॉजी। और ये क्यों कामयाब हो रहा है? क्योंकि ईरान के पास जज्बा है, वो जज्बा जो अमेरिका और इस्राइल में साफ तौर पर नदारद है। और अब यह युद्ध जो दो स्वार्थी लोगों की जिद से शुरू हुआ था, डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की जिद से शुरू हुआ था, उसका खमियाजा इन दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को भुगतना पड़ रहा है। मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों कि तमाम जो इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स हैं इकोनॉमी के बारे में क्या कह रहे हैं, खासतौर से अमेरिका और इस्राइल की इकोनॉमी के बारे में गौर फरमाएं। Western media exposes US-Israeli war on Iran as total strategic defeat and economic disaster. सबसे पहले न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक पूर्व पेंटागन अधिकारी के हवाले से चेतावनी दी कि ईरान युद्ध का आर्थिक बोझ अमेरिकी अर्थव्यवस्था को कई सालों तक परेशान करेगा। भले ही डोनाल्ड ट्रंप शांति समझौते का दावा करें, लेकिन अमेरिका को बहरीन, कुवैत, कतर, UAE, सऊदी अरब और तुर्की में अपने नुकसान झेल चुके बेसिस फिर से बनाने पड़ेंगे। साथ ही ईरान के साबित हो चुके ड्रोन खतरे के खिलाफ सुरक्षा भी मजबूत करनी पड़ेगी। मगर अगर आप अपने बेसिस को मजबूत करेंगे तो क्या आपको लगता है ईरान खामोश रहेगा? वो अपनी टेक्नोलॉजी और एडवांस करेगा। सबसे बड़ी बात, इसी मंच पर मैंने आपको बताया था CNN की वो खबर कि एक चाइनीज वेपन सिस्टम ईरान पहुंच रहा है, और उसके बाद ईरान के ऊपर एक भी विमान, एक भी अमेरिकी फाइटर जेट या इजरायली जेट उड़ नहीं पाएगा। आगे अखबार ने ट्रंप प्रशासन की पारदर्शिता की कमी पर भी सवाल उठाया। कहा गया कि व्हाइट हाउस के बजट डायरेक्टर रसल वॉट ने कांग्रेस को बताया कि उनके पास कुल खर्च का कोई साफ अनुमान नहीं है। हालांकि स्वतंत्र आंकड़ों के मुताबिक सिर्फ पहले 6 दिनों में खर्च 11.3 अरब डॉलर से ज्यादा था, और अब तक कुल खर्च 25 से 35 अरब डॉलर के बीच पहुंच चुका है।
अफगानिस्तान और इराक में खर्च हुए खरबों डॉलर से सबक लेते हुए न्यूयॉर्क टाइम्स ने भ्रष्टाचार और गड़बड़ी रोकने के लिए एक खास निगरानी अधिकारी यानी स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल नियुक्त करने की मांग की है। ब्रिटेन में द गार्डियन ने बताया कि इस युद्ध का सीधा असर नेशनल हेल्थ सर्विस एनएचएस पर पड़ा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए शिपिंग रुकने से पेट्रोकेमिकल सप्लाई ठप हो गई है, जो सिरिंज, आईवी बैग, ग्लव्स और मेडिकल उपकरण बनाने के लिए जरूरी होती है। तेल की कीमतें 40% तक बढ़ गई हैं, जबकि मलेशिया के ग्लव बनाने वाले, जो दुनिया की आधी सप्लाई कंट्रोल करते हैं, ने कीमतें 50% बढ़ा दी हैं। जिम मैके ने इसे बहुत बड़ा झटका बताया और सरकार से इमरजेंसी फंड की मांग की। उसी तरह से बीबीसी के मुताबिक ब्रिटेन के डेप्यूटी पीएम डैरेन जोन्स ने माना कि आम लोगों को कम से कम 8 महीनों तक महंगी ऊर्जा, खाना और फ्लाइट्स का सामना करना पड़ेगा। आईएमएफ की बात करें तो आईएमएफ का अनुमान है कि इस साल यूके की आर्थिक वृद्धि सिर्फ 0.8% रह जाएगी, जिसके चलते सरकार को सप्लाई संकट संभालने के लिए हफ्ते में 2 बार मीटिंग करने वाली इमरजेंसी कमेटी बनानी पड़ी। यहां तक कि सीएनएन ने भी माना कि तेहरान दबाव झेल रहा है। अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी के बावजूद ईरान का दावा है कि घरेलू दबाव और मिड टर्म चुनावों के कारण ट्रंप पहले झुकेंगे। विश्लेषकों ने सीएनएन को बताया कि ईरान अगले 2-3 महीने तक तेल उत्पादन जारी रख सकता है और पाकिस्तान की तरफ से नए कूटनीतिक संकेत भी सामने आ रहे हैं।